के क्या क्या वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। डोमेन, रेंज, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, कॉन्टीन्यूटी, सिमेट्री, इवन ऑड और पीरियोडिसिटी यानी पीरियड। कहाँ कहाँ पर वो डिफाइन करता है, कहाँ नहीं डिफाइन करता है, वो सब डोमेन और रेंज की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो अब हम तीसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो लिख लेंगे नेक्स्ट हेडिंग होगी ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू 10x का, y इक्वल टू 10x। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो 10x है तो 10x का हमें आइडिया तो है कि 10x को हम क्या लिखते हैं, साइन x अपॉन कॉस x, ये फॉर्मूला सबको पता है। और बार बार वही बातें आती हैं कि p अपॉन q के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा है तो q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। कॉस x कहाँ पर 0 देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस x 0 देता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर ना। तो फिर ये x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम y और x की सारी वैल्यूज़ लेते जाएंगे और फिर उनके ग्राफ सबके प्लॉट करते जाएंगे। जैसे अगर हमने x की वैल्यूज़ ले ली, x और y में एक बना लिया एक ग्राफ, जैसे हमने सब में बनाया हुआ था कि x की वैल्यू लेते जा रहे हैं और y की वैल्यू मिलती जा रही। तो x की वैल्यू पहले हमने 0 ले ली, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अब सबको निकालना तो आता ही है। तो क्या हो जाएगा, 10 0, 10 0 तो सभी को पता है कि 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या है, 10x है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम रख देंगे वैल्यू। तो 10 0, तो 10 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 0 0 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 30 डिग्री के बारे में बात होगी, पाई बाई 6 के बारे में। 30 का मतलब पाई बाई 6। तो 10 30 डिग्री, 10 30 हो गया 1/√3। और 1/√3 में अगर हम √3 से रैशनलाइज कर दें तो √3 अपॉन 3 हो जाएगा और 1.732 अपॉन 3। तो अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू दे देगा ये, पॉइंट, हाँ अप्रॉक्सीमेट 0.58 या 0.6 बोल सकते हैं। फिर पाई बाई 6 के बाद आ जाएगी बात पाई बाई 4 की। पाई बाई 4 पे क्या दे देता है, 1045, 1045 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। फिर पाई बाई 3 के बारे में बात करते हैं। पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 3 यानी कि 1060, 1060 की वैल्यू √3 यानी 1.732 लगभग। फिर उसके बाद 1090 आ जाता है और 1090 पे वैल्यू क्या दे देता है, अनडिफाइंड। पता है सबको, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी कह देते हैं इसको। उसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो 10 120 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं। अब बताओ 10 120 कितना होगा, 2 पाई बाई 3। फिर 150 निकाल देते हैं पाई बाई 6 और एक निकाल देंगे पाई। बस इतनी वैल्यूज से हमारा काम चल जाएगा। तो 10 2 पाई बाई 3, 10 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 10 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 यही होगा ना, 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, सॉरी ये तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई माइनस 4 पाई बाई 3 तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। तो माइनस 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 यानी -√3, यानी कितनी वैल्यू आ गई है, -√3 यानी कि माइनस का 1.732। फिर इसी तरह 10 5 पाई बाई 6 जब निकालोगे तो जैसे ये आ गया इसके इक्वल में, ये इसकी इक्वल में आ गया तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस का 0.58 हो जाएगा और 10 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये सारी वैल्यूज़ को हमें ग्राफ पेपर पे अपने प्लॉट कर लेना है और फिर एक का हमें पता चल जाएगा तो फिर हम बाकियों का जो है अपने आप ऑटोमेटिकली निकालते रहेंगे। पीरियड इसका डायरेक्ट भी हम पता कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू 10x है, यहाँ पर लिखा ना y इक्वल टू 10x। तो 10 पाई प्लस x कितना होगा, अगर हम बात करें 10 पाई प्लस x तो कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 10x होगा। फिर 10 2 पाई प्लस x कितना होगा, पहले ये थर्ड में गया फिर ये फर्स्ट में गया तब भी देखो ये 10x हो गया। तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू f ऑफ x की इक्वल आ रही, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो पीरियड इसका हो जाएगा पाई। तो इसका मतलब पाई पे ये जो है अपनी पोजीशन रिपीट करेगा। और हमें साफ साफ दिख भी रहा है कि पहले 0 हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर इन्फिनिटी पे चला गया
और फिर इन्फिनिटी से फिर नीचे आया तो फिर माइनस के इन्फिनिटी से लेके फिर इधर चला गया। तो इस तरीके से इसके ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो 10x जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो और हमें इजीली दिखाई देने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए पहले मैं y इक्वल टू 10x का ग्राफ इन्हीं जो पॉइंट्स हमें पता है उन्हीं से हम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम पाई से खींच देंगे, क्योंकि हमें पता है पाई पे अपनी पोजीशन रिपीट करने लगा। तो ये -π/2 इधर ले लेते हैं, और π/2 पे तो अनडिफाइंड देगा ही देगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये तो कभी इसको टच करेगा ही नहीं, डॉटेड लाइन के पहले रहेगा, डॉटेड लाइन के बाद नहीं जाएगा। फिर π/2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा पाई, और यहाँ पर आ जाएगा 3π/2। तो ऑड मल्टीपल 3π/2 पे फिर हमको ऐसे डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी। फिर 3π/2 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 2π, फिर आ जाएगा 5π/2, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 5π/2। इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग चलेगी इसकी। ये माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई के बाद कितना हो जाएगा, -3π/2, और यहाँ पर फिर डॉटेड लाइन ले लिया हमने। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये वैल्यू पर, इस पॉइंट पर 10 की कोई वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पर, ये डिफाइंड नहीं कर सकते इसको। ये -2π हो गया, और यहाँ पर हो गया -5π/2। सिर्फ एक का हमको पता चल जाए तो बाकी हम वैसे ही उसको खींच के बड़ा कर देंगे, और अपने आप ऑटोमेटिकली वो उसी तरीके से रिपीट होने लगेगा। तो देखो जैसे हम 0 पे देख रहे हैं तो हमें दिखा है कि 0 पे 10 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ कहीं पे π/4 होगा, उसके पहले क्या होगा, π/4 के पहले क्या रहा होगा, π/6 रहा होगा। तो यहाँ π/6 है, ये π/4 है, और यहाँ पर π/3 यानी 60 डिग्री है। तो 0 पे तो 0 दे रहा है ये ग्राफ। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हमने π/6 पे कदम रखा तो 0.58 दे रहा है। तो 0.58 का मतलब हम चलो यहाँ पर ले लेते हैं, ये 0.5 हो गया। यहाँ पर और आगे आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1.5 ऐसे बढ़ा देते हैं। तो जब हम ले रहे हैं तो 0.58 आ रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। उसके बाद फिर π/3 ले लेते हैं, फिर π/4 पे कितना दे रहा है, ये π/4 पे 1 दे रहा है, और फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ बढ़ता जा रहा है। अब इसको थोड़ा ग्राफ को जो है कुछ इस तरीके से कर्वेचर में लेना पड़ेगा हमको, ताकि ये दिखाई दे हमको कि किस तरीके से बढ़ता है। तो हमने इसको इस तरीके से बढ़ा दिया ये। तो ये हमारा 10x का ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये टच नहीं करेगा, ये जो डॉटेड लाइन है इनको टच नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और जितना पोर्शन इधर जा रहा है उतना ही पोर्शन यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम इसमें? 45 डिग्री पे इसने 1 दे दिया, और थोड़ा 1 को थोड़ा पहले कर लेंगे तो ज़्यादा इजी हमको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये हमने इसको 1 को यहाँ ले लिया। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम? ये 10π/4 हो गया, π/4 पे वैल्यू जो है वो 1 दे रहा है, ठीक है। और 1090 जैसी हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? y इक्वल टू x3 बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन वो जो है कुछ अलग कहेंगे उसको। वैसे अगर दोनों को अलग अलग बनाया जाए तो ऐसे ही बनाते हैं। कुछ साइन इनवर्स x का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही देखने में लगता है, ठीक है। तो ये जो है हमने बनाया इसको, और उसके बाद जैसे हमको पता चल गया कि भाई पाई, इसका हम टोटल लेंथ देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हमने देखा कि ये यहाँ से इस तरीके से जाता है और फिर इस तरीके से रिपीट कर रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ हो गया, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो पाई हो गई। तो अब इस वाले जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इसको मैं फिर से डार्क कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी को खींच देंगे पाई पर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये।
क्योंकि हमें पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे तो अनडिफाइंड होगा, तो पहला ये 0 पे आया, फिर पाई पे देखो ये लिखा हुआ है, पाई पे वैल्यू क्या देता है 0, तो इसी को हमने फिर यहाँ से आगे ऐसे ही खींच दिया बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करके, तो ये बन गया 10x का। बस इनको एक एक ग्राफ पता चल जाए तो बाकियों को फिर इसी तरह पाई पीरियड पे जो है इसको रिपीट करते जाओ, इस तरीके से बन जाएगा 10x का ग्राफ। कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है सभी को? ओके चल, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसका पीरियड जो है इसका पाई होगा, क्योंकि अभी हमने चेक करके देखा कि पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस एक्स पे ये हमेशा वैल्यू 10x ही दे रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, अगर वैसे आपको पॉजिटिव देखना है तो देखो कौन से ग्राफ को देखोगे, क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि जो पीरियड टी होता है वो लीस्ट होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इतने पार्ट को अगर आप शेडेड कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक को, ये वाले पार्ट को सपोज करो हम शेडेड कर देते हैं, तो देखो यहीं तक तो अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है। वैसे तो वो नेगेटिव में हम नहीं जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ का दिखा रहे हैं। तो हमारा 10x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है ये, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव में देखें। ये दिखाई दे रहा है अब जिसको मैंने कलर किया हुआ है, ये 0 से π/4 में देखो, यहाँ से 0 से π/4 में इधर जा रहा है, फिर π/2 पर जो कि ये π/2 पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है क्योंकि π/2 पे ब्रेक हो रहा है, और फिर नीचे से यहाँ से स्टार्ट होके पाई तक जा रहा है। अच्छा ये देख के बताओ कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? हमने बात की थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। हाँ तो बताइए ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ में देख लो, टेबल में देख लो, जो हमने x और y की टेबल बनाई उसमें देख लो, 0 पे 0 दे रहा था, फिर π/6 पे फिर 0.58 हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर π/4 पे और बड़ा हो गया, फिर π/3 पे और बड़ा हो गया। हाँ तो बिल्कुल हम बोलेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि 10x हमेशा इंक्रीजिंग है, लेकिन हम जरूर ये तो बोल सकते हैं कि 0 से π/4 पे क्या हो रहा है, सॉरी 0 से 90 पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा अब जरा चलो यहाँ तक तो बात हो गई, 90 के आगे जरा बढ़ो, 90 के आगे क्या डिक्रीजिंग है क्या, कि वहां पर भी इंक्रीज कर रहा है, तो भी हमें पता चल जाएगा। देखो 90 के आगे थोड़ा सा बढ़े, यहाँ पर आ गए, ये पॉइंट दिख रहा है सभी को, तो यहाँ पर y की वैल्यू ये दे रहा है, ये y की वैल्यू दे रहा है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो y की वैल्यू ये दे रहा है। तो अगर x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या बढ़ती जा रही, कम होती जा रही है? हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो y जो है वो कम होता जाता है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना 0 फिर -1, अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे -1 -2 है, लेकिन जब नीचे जाते हो तो ये कम होता जाता है y ना। तो x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? जैसे तुम यहाँ पर आ गए, मान लो ये x1 पॉइंट है तो x1 पे ये y1 दे रहा है, और फिर जब x2 पॉइंट पे आए तो ये y2 दे रहा है। अब बताओ x1 और तो x1 और x2 में तो x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? तो x1 से छोटा है, x1 छोटा है, x2 बड़ा है। y1 y2 में कौन बड़ा है? y1 बड़ा है ना, कि y2 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो y2 इज ग्रेटर देन y1, यानी x1 लेस देन x2 है तो y1 भी लेस देन y2 है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? सोचो, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम x1 पे देख रहे हैं तो y1 आ रहा है, ठीक है, तो x1 से बड़ा हमने x2 ले लिया, तो y2 की वैल्यू y1 से बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब ये 10x तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया ना, चाहे जिस भी पॉइंट पे देख लो। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है यहाँ पर? चलिए, और हमने इसके बारे में क्या क्या बात करनी थी, हमें इसका जो ग्राफ जब बनाते हैं तो हम और भी कई सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? पहला होता है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू, बताओ क्या हम सारे रियल नंबर ले लें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लें, कि डोमेन में कुछ हटाना पड़ेगा, कहीं पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है? क्योंकि फंक्शन डोमेन का मतलब होता है कि जहाँ पर
एक्स की सारी वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड वो डोमेन होता है। तो क्या π/2, 3π/2, 5π/, ये तो ऊपर ही चिल्ला के यहाँ पर लिख दिया गया था, ये देखो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऊपर ही बता दिया गया था कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस जहाँ पर भी जीरो देगा, कॉस जहाँ पर भी जीरो देगा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अपॉन में जीरो आने लगेगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट, बोलो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अच्छा, उसके बाद जरा रेंज के बारे में बताओ जल्दी से, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं कि y तो बिल्कुल रियल नंबर देगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो ग्राफ जा ही रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी, एरो का मतलब ही यही है कि ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेंज जो है इसकी क्या हो गई, y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गई। तीसरी बात करते हैं, और क्या होता था, x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, क्या होगा x इंटरसेप्ट, देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट जहाँ जहाँ पर उसने x एक्सिस को कट किया है वो है x इंटरसेप्ट, उस ग्राफ का वो है x इंटरसेप्ट। कहाँ कहाँ पर कट किया, n पाई पर, तो बिल्कुल सही है n पाई हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई। उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या होगा, बोलो बच्चों y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट बिल्कुल सही है, y की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे ओरिजिन में इसने कट किया है y एक्सिस को, और कहीं y एक्सिस को कट ही नहीं करेगा ये, तो ये हो गया। उसके बाद कंटिन्यूटी बतानी है इसकी, कॉन्टिन्यूटी, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो बिल्कुल सही है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है कि नहीं, ऑड π/2 लिख दे, चलेगा काम, कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो है वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की, बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, और अगर है तो किस एक्सिस के सिमेट्रिक हो रहा है, और कोई देख के बताए भाई, यहाँ पर ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक दिख रहा है, क्या हम एक्स एक्सिस पे मिरर रख रहे हैं तो क्या ऊपर वाली चीजें नीचे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी ना, क्योंकि चेंज हो जाएगी। अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता तो ग्राफ ऐसा बनता, देखो ये इधर बनता तो ये भी इधर बनता, तो फिर हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। लेकिन अभी तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक दिख रहा है, हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये किसके सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ओरिजिन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिमेट्री लिख देंगे, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और कौन कौन से पॉइंट की बात हुई थी, सिमेट्री हो गई, इवन ऑड, अच्छा बताइए ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो खैर सिमेट्री से ही हमको पता चल गया कि अगर वाई एक्सिस ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो कौन सा फंक्शन होता है ओरिजिन के सिमेट्रिक, ऑड फंक्शन। चेक भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 10x है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 10 ऑफ माइनस एक्स, और 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x होता है, और माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ऑड फंक्शन है। पीरियड क्या होगा इसका, अगर हम पीरियड लिखना चाहें तो इसका पीरियड क्या होगा, तो पीरियड अभी हमने चेक कर लिया था, पाई होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एसिम्पटोट्स। अब ये अभी काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कम से कम एटलीस्ट नाम तो पता चल जाएगा कि इस नाम का भी कोई प्राणी है हमारे मैथ्स में, तो इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ढंग से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इसका नाम पढ़ लेते हैं, एसिम्पटोट्स। अब एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, कि एसिम्पटोट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट का क्या मतलब है, टेंजेंट तो हमने सुना था कि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट आप सबको पता होगा कि सर्कल की टेंजेंट, आपने 10th में टेंजेंट का नाम तो सुना ही था, कि कहीं पर भी जो है वो टच कर देती है, किसी सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर दी तो वो टेंजेंट हो गई। लेकिन इनफाइनाइट टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके टच करे, एक ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके चेक करे उसको हम बोलते हैं, सॉरी इन्फिनिटी पे जाके टच करे, एक ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाके टच करे उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि देखो जो ये ग्राफ हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है,
तो ये वाली जो लाइंस है, ये जो दिख रही ना, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये सारी की सारी एजिम्पटोट्स, इनका सर ये जो डॉटेड लाइन है इनका नाम क्या है, एजिम्पटोट्स है। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेंगे। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे कोई जाके चेक करके तो आएगा नहीं, तो ये एज्यूम कर लिया गया है सिर्फ कि ये इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, तो ऐसी टेंजेंट को हम क्या बोल देते हैं, एजिम्पटोट्स बोल देते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट भी बोल सकते हैं और इसको एजिम्पटोट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए बताओ एजिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या बताओगे एजिम्पटोट्स की इक्वेशन, x इक्वल टू क्या होगी एजिम्पटोट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यही तो बोलोगे भाई। π/2 3π/2 पे ही तो ये इक्वेशन बन रही है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये सारी टेंजेंट हैं जो इन्फिनिटी पे जाके टच करेंगी उस कर्व को, ऐसा मान के चल रहा है। ठीक है, तो एजिम्पटोट्स का मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट होती है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, या हम बोल सकते हैं x इक्वल टू n π प्लस π/2। ये भी तो बात एक ही हो गई ना, हमने π/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट हो गया, तो ये एक नई चीज़ हमारे और उसमें आ जाएगी। इसको हम अच्छे से वहाँ पर एजिम्पटोट्स, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो वहाँ पर हाइपरबोला में ये एजिम्पटोट्स हमको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, अभी सिर्फ इसका नाम समझ लेते हैं, और ये होता क्या है, इसका नाम है इनफाइनाइट टेंजेंट। बस इतना हमारे लिए अभी काफ़ी है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके, चलिए अब y इक्वल टू, पहले सबके ग्राफ एक बार सबके कर लेते हैं, फिर अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट एक्स। तो अब हमने इतने सारे कर लिए, तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होने लगा होगा किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इसका वो निकालते हैं। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा, इसका जो x है वो क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, तो cot x इक्वल टू क्या होता है, cot को हम लिखते हैं, cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। इसका मतलब क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, sin x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू n पाई नहीं होगी। सारे रियल नंबर तो लोगे, लेकिन पाई का मल्टीपल आप बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाई, और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं रेंज में। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका पीरियड जो है वो भी पाई ही होगा, क्योंकि देखो y इक्वल टू कॉट एक्स है, अगर हम कॉट पाई प्लस एक्स रखते हैं, कॉट पाई प्लस एक्स, तो वो भी कॉट एक्स ही आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। 2 पाई प्लस एक्स रखोगे, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट 2 पाई प्लस एक्स भी कॉट एक्स होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गया, तो जो इसका पीरियड है वो कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका मतलब पाई तक बस हम बना लें, और उसके बाद उसको उसी तरीके से एक कोई पॉइंट लेके उसको खींच देंगे, तो सेम y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ हमारा बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? x और y की वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर, और जरा ग्राफ बनाने हैं यहाँ पर y इक्वल टू कॉट एक्स का। तो पहले जीरो ले लेते हैं, तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है बताइए, कॉट जीरो, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, कॉट जीरो, तो कॉट जीरो तो पहले ही अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि जीरो पर। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि वहाँ पर जो एजिम्पटोट्स मिली थी हमको, वो कहाँ पर मिली थी, जो यहाँ पर एजिम्पटोट्स मिली थी वो हमको यहाँ पर मिली थी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो यहाँ पर जो एजिम्पटोट्स मिलेगी कॉट एक्स में, वो कहाँ पर मिलेगी, x इक्वल टू n पाई पर एजिम्पटोट्स मिलेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई पर एजिम्पटोट्स मिलेगा। तो 0 हो गया, फिर π/6 के लिए देख लेते हैं, तो 10 कॉट π/6, कॉट π/6 यानी √3 हो गया, √3 की वैल्यू 1.73 हो गई, ये √3 आएगी ना वैल्यू। फिर π/6 के बाद फिर π/3 ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, वही 0.58, जैसे अभी हमने वहाँ निकाला था 1/√3। फिर π/2 पे वैल्यू क्या दे देता है, 0। π/2 के बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, 120 डिग्री पे 2 π/3,
कॉट 2π/3 अभी हमने देखा कि रिपीट होने लगता है तो माइनस का 0.58 हो जाएगा। फिर 5π/6 पे ले लेते हैं, पाई माइनस π/6 तो ये हो जाएगा -√3 यानी 1.732 और पाई पे जो है वो क्या दे देगा। अब ये 180 डिग्री पे जब जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सबको जो है जितने भी पॉइंट्स हमारे मिले हैं इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे तो हमें y = cot x का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर हो गया π/2 और यहाँ पर हो गया पाई। तो पहले 0 से पाई तक का देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो है उसको ये यहाँ पे पाई पर एक हमको एसिम्पटोट्स मिल जाएगा, ये पाई पॉइंट। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन हमने पाई पे बना दिया। फिर उसके बाद डॉटेड लाइन कहाँ बनेगी, 2π पे बन जाएगी। ये 2π हो गई, ये π/2 हो गया और ये 3π/2 हो गया। फिर इधर पे भी -π पे बन जाएगी और -2π पे बन जाएगी, -π और -2π यहाँ पर। अब जरा देखो 0 पे क्या दे रहा था, ये 0 पे तो इन्फिनिटी दे रहा था, 0 पे ये अनडिफाइंड दे रहा था, यानी 0 पे तो ये टच करेगा ही नहीं, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो 0 पे सीधे यहाँ आ रहा है ये, उसके बाद 90 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो और π/6 और π/4 यहाँ पर ये 1 होगा जाके। तो ये कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा ये यहाँ पर, और फिर इधर नीचे जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ कॉट एक्स का। और एक हमको आइडिया हो गया तो फिर दूसरे वाले को हम डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले बस हमें एक का आइडिया होना ज़रूरी है। ये π/4 हो गया, 10π/4 पे वैल्यू जो है ये 1 दे देगा। कॉट π/4 भी 1 होता है। आप चाहे तो आगे का भी बना सकते हैं, π/3 बना ले तो ये आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बन गया ये एक पता चल गया हमको। तो बस इसी को हमें क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है इसी को पकड़ के खींच देना है, और π/2 के बाद जो ये π/2 पॉइंट है ये उठ के कहाँ पर आ जाएगा, 3π/2 पर। और ऐसा ही ग्राफ सीधे सीधे फिर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, ये सेम ऐसे ही जाएगा और 3π/2 पे कट किया और फिर ऐसे आ गया। फिर ये 3π/2 वाला आगे चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही चला जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा y = ये बन गया y = cot x का ग्राफ। अब बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ये -π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया, यहाँ पर -π/4 होगा तो वैल्यू जो है वो -1 दे देगा, यहाँ पर ये वैल्यू -1 हो जाएगी। एक का पता चल जाता है तो उसी तरीके से हम खींच के उसको आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली ग्राफ बनते जाते हैं। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इसका डोमेन। यहाँ तक कर लिया सभी ने। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर डोमेन। डोमेन क्या होगा इसका बताइए। x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई वाले हटाने पड़ेंगे हमको, जितने भी हैं वो सारे। n जो है वो इंटीजर है, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, y बिलोंग्स टू रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी तक। x इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा, कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है ये, तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोल सकते हैं। देखो ये x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो हमने बोल दिया यहाँ पे कि x इंटरसेप्ट जो है वो हो जाएगा x = 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है ये ग्राफ? वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? नहीं नहीं, इन्फिनिटी तो ऐसे ही मान लिया गया, इनफाइनाइट टेंजेंट पे जाके वो भी वो टच कर रहा है। हमें जो दिखता है सिर्फ हम उसी के बारे में बात करते हैं, सारे रियल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहीं पर कट कर पाएगा ग्राफ ये? क्योंकि सारी रियल वैल्यू तो हम कहेंगे कि भाई वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका? वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट ये वाई को कट कर ही नहीं रहा, तो हम लिख सकते हैं या तो नहीं कट करता तो नो लिख देते हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट होगा नहीं, जीरो बोल सकते हैं। उसके बाद सिमेट्री क्या होगी इसकी? इसकी सिमेट्री क्या होगी? अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर ओरिजिन? अबाउट ओरिजिन है इसकी सिमेट्रिसिटी। इवन ऑड में क्या होगा? इवन है कि ऑड है, तो सिमेट्रिक ओरिजिन हो गया तो ऑड फंक्शन हो गया। चेक कर सकते हैं आप कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ माइनस एक्स। कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये। कंटिन्यूटी क्या होगी इसकी? कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो आंसर हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? एट एक्स इक्वल टू एन पाई। अगर आप ध्यान से देखें तो एन पाई पे जो है, जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, हर जगह ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एजिम्टोट्स, इसकी एजिम्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी? तो x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। एजिम्टोट्स का मतलब हमें पता ही है कि जहाँ जहाँ पर वो जो है इनफाइनाइट टेंजेंट बन रही है, वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो एजिम्टोट्स वाले ही हैं। वो सारी टेंजेंट जो है वो एजिम्टोट्स कहलाती हैं। तो ये जो है पाई के मल्टीपल में, सारे के सारे पाई के मल्टीपल में बन रही है। पाई, टू पाई, थ्री पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई। तो y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ ये हो गया, और ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट? जी हाँ, इसका पीरियड भी लिख लेंगे। पाई पीरियड जो है इसका पाई ही होने वाला है। शायद हमने ऊपर लिखा है क्या कहीं पर? हाँ, ये लिखा है टी इक्वल टू पाई इसका पीरियड हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, इसका पीरियड जो है वो पाई हो जाएगा। टी इक्वल टू पाई, पाई के बाद ये अपनी पोजीशन रिपीट करता है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? बताएं भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब बात किसकी हो गई? टेन एक्स की हो गई, कॉट एक्स की हो गई। अब वाई इक्वल टू सेक एक्स के पास चलते हैं। सेक और कॉसेक जो है वो बिल्कुल ईजी होंगे, साइन कॉस की तरह ही बनने वाले हैं। साइन कॉस की मदद से ही बनने वाले हैं, उनकी तरह तो नहीं बोल सकते। वाई इक्वल टू सेक एक्स। अब सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है? सेक एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस एक्स। यानी कॉस एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू क्या कभी नहीं होनी चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये देखो आ गया, इसका डोमेन अपने आप तुरंत बता देता है अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि भाई वन अपॉन में आया कॉस, और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो कॉस एक्स कभी जीरो नहीं होने चाहिए। तो कॉस एक्स कब जीरो होगा वो देख लेते हैं। ये हो जाएगी हेडिंग हमारी किसकी? कि ग्राफ ऑफ सेक एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स। अब देखो इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, बहुत इजी है। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम सारी वैल्यूज निकालें, सेक की सारी वैल्यूज निकालें, उससे बना सकते हैं। और यह सबसे इजी मेथड क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ इसको यहाँ पर किस तरीके से। अच्छा, इसका पीरियड क्या होगा, जरा यहीं पे पीरियड भी चेक कर लेते हैं, कितने पीरियड के बाद ये रिपीट करेगा। देखो अगर हम यहाँ पे सेक टू पाई प्लस एक्स कर लें, पाई प्लस एक्स करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन टू पाई प्लस एक्स करोगे तो सेक एक्स हो जाएगा। फोर पाई प्लस एक्स करोगे तो भी सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में।
तो जो इसका पीरियड है वो 2 पाई होता है। ये हमने पिछली क्लास में शायद बात कर ली थी, और नहीं भी की थी तो आपको याद रखना है कि साइन का, कॉस का, सेक का और कॉसेक का, इन चारों का पीरियड सेम होता है 2 पाई। टेन और कॉट का पीरियड जो होता है वो होता है पाई। साइन का और साइन के रिवर्स यानी कॉसेक का, टेन का और टेन के रिवर्स यानी साइन कॉस, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, कॉस और सेक, इनके जो है पीरियड जो है वो 2 पाई। टेन और कॉट के पीरियड जो है वो क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू, जैसे हम कॉसेक की बात कर रहे हैं तो कॉसेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे, कॉस एक्स का ग्राफ। और हमें एक बात का तो आइडिया है ही है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि जो पाई बाई 2 है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, वहाँ पर तो सेकंड डिफाइंड हो जाता है। तो पाई बाई 2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अभी इसका अलग से भी ग्राफ बना देंगे। पहले हम कॉस से ही बनाने की कोशिश करते हैं कि कॉस से इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स का, तो अभी हमने बनाया था, अभी आपको पता ही है कॉस एक्स का कैसे बनता है। तो ये पाई बाई 2 हो गया, फिर यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। फिर जो पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, पाई। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो ये हो गया पाई बाई 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ये 3 पाई बाई 2 पॉइंट हो गया, और इधर आ जाएगा 5 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब देखो जरा कॉस एक्स का ग्राफ पहले मैं बनाता हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या दे देता है, 1। तो हमने कॉस एक्स का पहले यहाँ पर डॉटेड लाइन से बना दिया, ये बन गया हमारा कॉस एक्स का। 1 तक जाता है ना, +1, और मिनिमम कितना हो जाता है उसका, -1। तो ये -1 ले लेते हैं, तो ये बन गया -1। इस तरीके से ग्राफ बनता जाता है ना। एक मिनट, ये तो हमने साइन का बना दिया है भाई, साइन का नहीं, हमें किसका चाहिए, कॉस का चाहिए। तो ये तो साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का हमें बनाना है। तो कॉस 90 पे 1 दे देता है, तो ये जाएगा यहाँ पर कॉस 90, कॉस 0 पे जो है वो 1 दे गया यहाँ पर, और कॉस 90 पे 0 दे गया। फिर -1 यहाँ पर दे दिया इसने ये, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया। सिमिलरली ये यहाँ पर आ गया ये। ओके ओके, वो गड़बड़ था। तो ये हो गया यहाँ पर, और ये जो है कुछ उसी तरीके से था, उसको थोड़ा सा वो कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पे हम सीखेंगे अभी आगे। अभी तो खैर हमें कॉस से मतलब है, हम कॉस की बातें करते हैं अभी। ये अभी हमने कॉस का बना दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये कॉस का ग्राफ बन गया। तो अब देखिए इसको कैसे, हम इसको कॉस से हम सेक का कैसे बनाएंगे। जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है इस पोर्शन को पलट देंगे। पलट देंगे के सेंस का मतलब है कि इसको हम, जैसे हमारा ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ये वाले पोर्शन को कुछ इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच का जो ये हमारा, जो समझ सकते हैं कि ये कोई कर्व नीचे की तरफ था, ओपनिंग जो है डाउनवर्ड थी, अब इसकी ओपनिंग पलट दिया इसको, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, और इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड ले ली, और ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो सिर्फ इतना ही था 0 से 1 तक, लेकिन ये एरो बना दिया तो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, इसको भी इसी तरीके से पलट दिया हमने, ये भी इन्फिनिटी तक जाने वाला है ये। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो ऐसे ही, कुछ ऐसे ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी ले लिया, और यहाँ पर हमने टच कर दिया है,
तो क्या sec x में 1 पॉसिबल होता है क्या कि नहीं होता है? तो बिल्कुल sec की टेबल में हमने देखा है 1 तो आता ही है, -1 भी आता है। जी हाँ, तो ये जो है टच भी करेगा साथ में, यानी कि एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई हमको देख के ग्राफ को, कि जो sec x का ग्राफ होता है वो -1 से 1 के मिड में नहीं होगा। अगर कोई हमसे कहे कि sec x की वैल्यू 0 हो रही है, तो क्या sec x की वैल्यू 0 कभी पॉसिबल है क्या? क्या sec x की वैल्यू -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे हम कहते हैं sec x की वैल्यू 1/2 है, तो अगर हमने कह दिया sec x की वैल्यू 1/2 है, तो हमने मतलब कह दिया कि cos x की वैल्यू 2 है। तो क्या cos x की वैल्यू 2 कभी होती है? तो cos x तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो cos x तो कभी 2 हो ही नहीं सकता। तो अब बात समझ में आ रही कि जो पोर्शन हमारा ये नीचे था, वो पोर्शन को हमने यहाँ ऊपर भेज दिया, ये ऊपर इसका रिफ्लेक्शन दे दिया। जो पोर्शन यहाँ पर नीचे दिख रहा था, ये वाला पोर्शन, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दे दिया। तो जो ये वाला है, ऊपर वाला जो ग्राफ बन रहा है, वो हमारा जो है पोर्शन, ये अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये हमारा पोर्शन जो है वो किसका हो जाएगा, sec x का ग्राफ ये है। ये जो पोर्शन है ये sec x का ग्राफ है। ये sec x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आ सकती है। sec x की वैल्यू अगर कभी -1 से 1 के बीच में आई तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल। आप चाहे तो इसका अलग से भी बना सकते हैं, एक और अलग से बना दिया, ये तो हमने cos से बना दिया था, उसकी मदद से हम चाहे तो sec x का एक अलग से ग्राफ भी बना सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? सारे पॉइंट जरूर हमें पता होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप चाहें तो sec x का अलग से बना सकते हैं। वैसे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये y = sec x का ग्राफ है, कौन सा, जो ग्रीन शेडेड है, ठीक है। और ये जो है वो y = cos x का ग्राफ है, जो डॉटेड लाइन से। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं तो फिर इसकी डोमेन, रेंज, ये सब बात करते हैं हम लोग। बनाते जा रहे हैं सारे। जो डॉटेड लाइन है, ये जो इन्फिनिटी पे जा रही है, ये किस डॉटेड लाइन की बात हो रही? y = cos x वाली डॉटेड लाइन की, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो जो, हाँ, तो ये x एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो हम ये मान के चलते हैं, इनके बारे में अभी हमने यहाँ पर बात की थी, इनको हम क्या बोलते हैं, एजिम्पटोट्स बोलते हैं। और ये इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, ये कहीं ग्राफ में कहीं भी टच नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक का ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं रहे, तो ये कभी भी इसको लाइन को टच करते हुए नहीं दिखाएंगे। हाँ, ये एज्यूम करके जरूर चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेंगी, और इसलिए इनका नाम जो होता है वो इनफाइनाइट टेंजेंट बोलते हैं इनको, और इनका एक नाम और भी होता है, इनको एजिम्पटोट्स बोलते हैं। लेकिन ग्राफ में अभी हम जब शो कर रहे हैं ना, तब हम यहाँ पर टच करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमने यहीं पे टच करा दिया मतलब हमने मान लिया कि यहीं टच कर रही है, जबकि ये जो है वो कहाँ टच करेंगी, जाके इन्फिनिटी पे जाके टच करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डोमेन की। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन के बाद रेंज y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या ये सही लिखा मैंने? -∞, देखो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक तो ये 1 से हो रही है और 1 पर भी हो रही है, तो 1 से ये ऊपर जा रहा है इधर, और ये -1 से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी 1 और -1 के बीच में नहीं होगा। या फिर क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। क्या ये भी करेक्ट है? लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा? जो यहाँ पर ब्रैकेट है वो कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन की क्लोज? हाँ, ओपन ही होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ क्लोज बना दिया इसका मतलब हमने कह दिया -1 और 1 भी हट गए, जबकि -1 और 1 तो sec x की वैल्यू होती भी है, हमने याद भी की हुई है।
एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है? तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट तो होने का चांस ही नहीं है। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? क्या वाई इंटरसेप्ट है इसका? तो बिल्कुल है, y इक्वल टू 1 पे कट नहीं कर रहा है, ये देखो ना, ये y इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है, तो y इक्वल टू 1 हो गया इंटरसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, y इंटरसेप्ट हो गया, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस है क्या ये? कि ऑड मल्टीपल पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। उसके बाद सिमेट्री इसकी क्या होगी? क्या ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, या फिर ओरिजिन के सिमेट्रिक है? क्या हम कहाँ पर मिरर लगा दें कि बिल्कुल सिमेट्रिक दिखने लगे? अगर हमने वाई एक्सिस में लगाया, ओरिजिन पे लगाएंगे तो दिखेगा, पक्का है, देख लो, चेक कर लो एक बार। हाँ, वाई पे जब आप वाई एक्सिस पे मिरर लगाओगे तो फिर पूरा का पूरा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वाई एक्सिस पे हमने लगा दिया मिरर, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हुआ तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन की ऑड? तो फंक्शन ये कौन सा हो जाता है, इवन फंक्शन। और चेक भी कर सकते हो आप, बार बार मैं चेक करके भी दिखा रहा हूँ, कॉस एक्स की जगह अब यहाँ सेक एक्स हो गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स, यानी कि ये कितना हो गया, सेक एक्स, माइनस गायब हो गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल हो गया। पीरियड क्या होगा इसका? अभी हमने चेक किया था और लिखा भी था कि पीरियड साइन कॉस सेक कॉसेक, सभी का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होगा। एजिम्टोट्स इसका क्या होगा? एजिम्टोट्स इसका क्या होगा? x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, बताइए इस इन पॉइंट्स में कहीं पर किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए, तो अब लास्ट और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बनता है, उसका ग्राफ भी और प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू कॉसेक एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक एक्स। y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी हमने किसका बनाया था, कॉस का बनाया था, सेक से, मतलब सेक का बनाया था, सॉरी कॉस से बनाया था, कॉस की मदद ली थी। तो कॉसेक एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो हमें किसकी मदद से बनेगा, साइन का। तो साइन का बना लेते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे उस तरीके से कि जिनकी ओपनिंग अपवर्ड है वो डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड, इस तरीके से हम बना देते हैं। तो बना दो जरा, देखो एक बार ट्राई करो। कॉसेक एक्स के लिए हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर कॉसेक को डिफाइंड रखना है तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो बस ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका जो पीरियड है वो भी कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स करके देख लो, 4 पाई प्लस एक्स करके देख लो, 6 पाई प्लस एक्स करके देख लो, हमेशा कॉसेक एक्स आएगा। अगर पाई प्लस एक्स, बोल सकते हैं, क्योंकि देखो माइनस तो आ ही रहा है भाई, माइनस आ रहता है तो माइनस रेसिप्रोकल करने से माइनस तो गायब होगा नहीं, तो इसलिए वो बोल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ये अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जरा। पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, और ये हमने देख लिया यहाँ पर कि हमें पाई के मल्टीपल पे एसिम्पटोट्स मिलने वाले हैं। तो पाई का मल्टीपल ले लेते हैं, यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर π/2 है, पाई हो गया, फिर यहाँ पर 2 पाई हो गया, फिर यहाँ पर 3 पाई ले लेते हैं। इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, -पाई, -2 पाई और -3 पाई।
और इन्हीं में सब में हमने क्या प्लॉट कर दिया, एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि एजिम्पटोट्स हमको लेके चलना है, तो एजिम्पटोट्स मतलब डॉटेड लाइन बना देते हैं यहाँ पर। तो एक तो पाई पे एजिम्पटोट्स हो गया, एक फिर ये 2 पाई पे हो जाएगा, और एक हो गया 3 पाई पे ये। और ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, कर्व में नहीं बनेगी ये, ध्यान रखें। आप स्केल से बना सकते हैं डॉटेड लाइन, लहराती हुई लाइन नहीं बननी चाहिए एकदम। ठीक है। तो अब जरा देखो साइन एक्स का बनाता हूँ मैं इसमें पहले। तो साइन एक्स का जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया है कि -1 और +1 के बीच में ही रहना चाहिए। तो ये +1 हो गया और ये -1 हो गया। और 90 पे वैल्यू क्या दे देगा, ये 90 पे वैल्यू क्या दे देता है, 1। ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर इस तरीके से बन गया, फिर आगे बढ़ा दिया इसको, ये बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही बन गया। ठीक। अब बस हमें क्या करना है, मिरर लगाते जाना है, और जो नीचे पोर्शन दिख रहा है उसको ऊपर पहुंचा देना है, जो ऊपर दिख रहा है उसको नीचे पहुंचा देना है। जैसे यहाँ पर है 1 तो पॉसिबिलिटी है ही है, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आया और फिर ये इधर से इधर पार्ट में चला गया। ये नीचे वाला पोर्शन जो यहाँ पर था वो यहाँ पर ऐसे दे दिया इसको। कहीं पर भी टच नहीं कराना है लाइंस की, डॉटेड लाइन को टच करे या कट करे, बस इस बात का हमको ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर हमसे कोई कहता है कि कॉसेक एक्स की वैल्यू जो है वो -1 के 1 के बीच में आ सकती है क्या, तो आंसर होगा नो। कॉसेक एक्स जैसे साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं रहने वाला है। तो कॉसेक एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी -1 से 1 के मिड में नहीं होगी, यानी उसका ग्राफ जो है वो -1 से 1 के बीच में कभी नहीं रहने वाला। तो चाहे वो सेक एक्स की बात करो चाहे कॉसेक एक्स की बात करो, इनकी वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। क्लियर हो रही बात सभी को? कोई प्रॉब्लम है किसी को बताएं? चलिए, तो अब इनके डोमेन रेंज के सब सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं जरा एक बार और। क्या क्या होगा इसका डोमेन, क्या होगी इसकी रेंज, क्या होगा डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई को हटा दीजिए। बिल्कुल सेम देखो वही सारी चीज़ें बन रही हैं, कुछ नया नहीं बन रहा है, तो इसलिए याद रखने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, क्या x एक्सिस को इसने कट किया है? देखो ग्राफ में देखो, सब दिखाई देगा तुरंत। क्या इसने y को इंटरसेप्ट किया है, y एक्सिस को कट किया है इसने? तो ना तो इसने x इंटरसेप्ट। हाँ, कॉन्टिन्यूटी इसकी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू कहाँ पर, n पाई पर। सिमेट्री इसकी क्या होगी, अबाउट किसके सिमेट्री का ये, अबाउट ओरिजिन। इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड हो गया। चेक कर सकते हो आप, कॉसेक एक्स
एफ ऑफ माइनस एक्स रख के चेक कर सकते हो आप कि हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा तो कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसेक एक्स हो गया, तो ये माइनस एफ एक्स बन गया। इवन ऑड हो गया। पीरियड क्या हो जाएगा इसका? पीरियड अभी हमने देखा 2 पाई हो रहा पीरियड। एजिम्पटोट्स क्या होंगे इसके? इसका एजिम्पटोट्स क्या होगा? x इक्वल टू एन पाई। अब बोले आप इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। ओके, चलिए तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हमको सॉल्व करने होंगे, तो वो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में इतना ग्राफ पे फोकस किया ही नहीं गया है, और बल्कि स्कूल लेवल में तो वो इसकी भी कर देते कि छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये ग्राफ जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन और खासकर एडवांस के लिए ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन आप पढ़ें उसका ग्राफ जरूर आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे कि फार्मूला लगाया आंसर निकाला। ऐसा तो बोर्ड में ही होता है ना, 11th 12th में होगा, जेई में ऐसा नहीं होगा। अब जैसे देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और आप सोच नहीं पाएंगे कि ये ग्राफ से कैसे किया जाएगा। क्या हम इसको ग्राफ से करेंगे तो किस तरीके से किया गया होगा ग्राफ से? तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज बतानी है। और अच्छा एक बात और बता दूं कि ये ग्राफ हमारे लिए, अभी जैसे हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं ना, एक्स ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1/2, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी अभी आगे आएगा अगले चैप्टर्स में, तो उसमें भी यही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो इसलिए ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इसको। और कोई नई चीज़ सीखते थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन हम सीखते तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि हमने साइकिल चलाना सीखा है तो कभी गिरे नहीं होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन सीखते हैं, भाग नहीं जाते छोड़ के कि मैदान छोड़ के निकल जाते कि नहीं अब तो बस। तो सीखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स is defined x belongs to 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में क्लोज्ड इंटरवल है, और कह रहा है कि हमें वो वैल्यू ऑफ x बतानी है जिसमें एफ एक्स जो है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो डिफाइंड हो अंडर रूट के अंदर। अब सोचो जरा कैसे कर सकते। ये फाइनल आंसर है आपका। और ये तो मैं इसके लिए बता दूं कि ये तो मैं बता चुका हूं पहले भी। ये बात जो है जो ये यहाँ पे पूछी जा रही है इसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं वो भी आपको याद दिलाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर किया था हम लोगों ने, और यहाँ पर ग्राफ की मदद से कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंडर रूट आते ही हमारे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए कि जो भी अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लिया एफ एक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कई बार इसको हाईलाइट भी कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और ये सबको पता भी है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगड़ा या बहुत नया पॉइंट है जो हमने कभी सुना नहीं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स कोई फंक्शन दिया है तो जी एक्स का अंडर रूट कब पॉसिबल है, कब निकल सकता है जी एक्स का अंडर रूट? या तो वो जीरो का अंडर रूट निकाल सकते हैं, और या तो वो पॉजिटिव हो, सबको पता है कि पॉजिटिव का अंडर रूट निकलता है, और या तो जीरो का निकलता है। तो अब ये जो है जीरो या पॉजिटिव का होगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो जी एक्स है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा
पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें वो पॉइंट पता करने हैं जहाँ पर साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन कॉस एक्स हो, और वो भी कहाँ पर, 0 से 2 पाई। इसका भी ध्यान रखना है, आंसर देने के पहले आधा आंसर मतलब गलत ही होता है, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि 0 से 2 पाई के मिड में, वो भी हमें ध्यान रखना है कि साइन एक्स बड़ा कहाँ कहाँ पर होगा कॉस एक्स। तो एक तो हम पहले जरा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। हाँ, देर में आया, लेकिन ये हमने वहाँ पर एक सर्कल से हमने इसको प्रूव किया हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और वहाँ पर मैंने क्लियरली बोला था कि ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो लाइन है y इक्वल टू, ये जो एंगल है π/4, यहाँ पर ये π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में, जब इधर की तरफ आप चलते हैं π/4 से 5π/4 में, तो यहाँ पर साइन एक्स जो है वो किससे बड़ा होता है, कॉस एक्स से, याद है। और इधर वाले पोर्शन में, जब आप इधर वाले पोर्शन में रहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो साइन जो है वो बड़ा होता है कॉस से। और जब इधर वाले पोर्शन में रहते हैं तो क्या होता है, जब इधर वाले में रहते हैं तो उल्टा हो जाता है, साइन एक्स छोटा हो जाता है कॉस एक्स से। तो अगर आपको याद होता तो आप उस तरीके से बगैर ग्राफ और ड्रॉ किए यहीं से आप आंसर सीधे बता देते। लेकिन चलिए, अभी हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ग्राफ और ड्रॉ किए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, जरा ग्राफ की मदद से भी इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो आंसर इसका आ गया है कि आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में। आगे बढ़ना होता, अगर वो 2 पाई से आगे 4 पाई कहता तो हम 2n पाई ऐड करते चले जाते और बढ़ा देते आंसर को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही क्या किसी को? ये तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये तो आपको याद ही कर लेना है कि 0 से π/4, आप ध्यान से देखोगे भी तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पहले साइन जो है वो बढ़ता है, कॉस कम होता है, उसके बाद कॉस बढ़ता है, साइन कम होता है। तो यहाँ पर हमेशा साइन जो है वो कॉस एक्स से बड़ा होगा, होगा कि नहीं? क्लियर हो रही बात यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर एक रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होता है, बताओ क्या रीजन था? इसका मतलब हम पीछे वाली चीजें बिल्कुल डिलीट करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला पूरा डिलीट होता जा रहा है। और वो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छा अगर हमें बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें पीछे वाली चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल फीड होनी चाहिए। वो हमें कहना ना पड़े कि मैं पूछूंगा तब आप उसको याद करें, आप उसको डेली याद करें, आपके दिमाग में होनी चाहिए वो बातें। क्यों होता है ऐसा कि साइन बड़ा होता है कॉस से, या यहाँ पर कॉस बड़ा होता है साइन से? क्या रीज़न है? नो आइडिया? हाँ, कोऑर्डिनेट्स से हमने रिलेट किया था कि यहाँ पर जो है वो y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा, और यहाँ x कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन थीटा हमने y/r लिया था और कॉस थीटा x/r लिया था। खैर, अभी वो सब बातें छोड़ते हैं, अभी जरा ग्राफ से देखते हैं, क्योंकि कई बार हमको क्या होगा कि ये सर्कल वाला काम नहीं आएगा। जैसे अभी मैं 10 कॉट का दूंगा तो उसमें सर्कल वाला काम नहीं आने वाला, उसमें तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम इस वाले क्वेश्चन को भी जरा ग्राफ से करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी वाले में करते कैसे हैं, हम पहले दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो अलग अलग फंक्शन लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों में कोई भी पहले बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और 0 से सिर्फ 2 पाई के मिड में प्लॉट करेंगे। 0 से 2 पाई के मिड में सिर्फ प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया है 0 से 2 पाई के मिड में, और कहीं नहीं पूछा गया। तो हमने थोड़ा बड़ा बना दिया इसको, और 0 से 2 पाई पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले हमने, और हमें पता है कि π/2 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो ये हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये π/2, तो ये हमारा हो गया 0 से π/2 पे ये दिया 1, और फिर यहाँ पर दे दिया -1, और बस यहीं पर रुक गए। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। अब जरा y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कॉस एक्स का हमको पता है कि π/4 पे जाएगा, और फिर 90 पे क्या दे देता है ये, कॉस 90 पे वैल्यू क्या दे देता है ये, कॉस 90 पे 0 दे देता है। तो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये 90 पे 0 आया, पाई पे -1 आएगा, और फिर ये यहाँ पर ऐसे आएगा,
और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये कुछ ऐसे यहाँ तक जाएगा। अब हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई इन्होंने कट कहाँ कहाँ पर किया है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर है। तो हम जब भी कैसे, जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स, अगर हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों y की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू 2 मिल गई, 0 और 1। तो उसी तरीके से इन दोनों को भी इक्वेट कर दिया कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, तो टेन एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब टेन एक्स 1 कहाँ कहाँ पर देता है, एक पाई बाई 4 पे देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होता है, एक थर्ड में देता है पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया पाई बाई 4, एक यहाँ पर कट किया इसने, और एक कट करेगा 5 पाई बाई 4 यहाँ पर। ये बातें अभी किसको हजम नहीं हुई यहाँ तक, पहले तो ये पता होनी चाहिए। ये तो बेसिक्स है जो हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है, कुछ नई चीजें नहीं है। बताइए यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो ये हो गया हमारा किसका, ये था y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये था y इक्वल टू कॉस एक्स का। अब देखो हमें कौन सा पोर्शन ढूंढना पड़ेगा, हमें वो पोर्शन ढूंढना है कि जहां पर साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कॉस एक्स से बड़ी आ रही है, जहां पर साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कॉस एक्स से बड़ी आ रही है। तो देखो हमें क्या करना, जी हाँ बिल्कुल, पाई बाई 4 से हमें क्या देखना है कि जैसे मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ, इस तरीके से हमें समझ लेना चाहिए पहले तो, कि जैसे मान लो मुझे यह देखना है कि 0 से पाई बाई 4 में कौन बड़ा है, तो जिसका ग्राफ नीचे है वो छोटा होगा और जिसका ग्राफ ऊपर है वो बड़ा होगा। तो 0 से पाई बाई 4 के बारे में अगर बात करो, यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कौन बड़ा होगा, साइन एक्स का बड़ा होगा कि कॉस एक्स का। तो जिसका ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा है। वो क्यों बड़ा है, उसका रीजन क्या है, वो बड़ा क्यों है, उसका रीजन ये, हाँ उसका रीजन है एक्स का कोई पॉइंट ले लो। यहाँ पर मान लो हमने एक्स की वैल्यू x1 ले ली, तो y की वैल्यू ये तो यहाँ दे रहा y1, लेकिन ये तो y की वैल्यू इतनी बड़ी यहाँ पर दे रहा y2, तो इसका मतलब y2 बड़ा हो गया ना y1 से। तो जिसका ग्राफ ऊपर है वो हमेशा बड़ी वैल्यू देगा y की, तो इसलिए वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका ग्राफ नीचे है वो छोटा हो गया। तो हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 0 से पाई बाई 4 में अगर हम बात करें तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में कौन हो रहा है, 0 से पाई बाई 4 के बारे में बात करो तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में, एक मिनट ये थोड़ा गायब हो गया, 90 पे, और फिर ये कहाँ पर जा रहा था, पाई बाई 4 पे कट करते हुए ये 2 पाई पे, ओके। तो हाँ देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो, ये साइन एक्स जो है वो हमेशा बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा कॉस एक्स के ऊपर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे, और आगे जैसे ही बढ़ गए, जैसे मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो क्या यहाँ पर हमें बढ़ना चाहिए कि सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, चलो ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन, तो ये वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से पाई बाई 4 में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लियरली, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखो अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर 0 से लेके पाई बाई 4 के मिड में है, तो साइन बड़ा है कॉस से कि कॉस बड़ा है साइन से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 0 से पाई बाई 4 में साइन एक्स छोटा है कॉस एक्स बड़ा है। दिख रहा क्लियरली कि नहीं दिख रहा है, देख लो यहाँ पे ग्राफ में, देख लो जो ऊपर की तरफ है वो बड़ा है और जो नीचे की तरफ है वो छोटा है। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बारे में बात करो अगर उनके बीच की, तो ये देखो कॉस का ग्राफ नीचे जा रहा है, ये कॉस नीचे जा रहा है और साइन जो है वो ऊपर आ रहा है हमेशा। तो यहाँ पर जो है वो साइन एक्स जो है वो बड़ा हो गया कॉस एक्स से। फिर अगर हम बात करें कि भाई 5 पाई बाई 4 से लेके x की वैल्यू 2 पाई तक, इसके बारे में बात कर दो जरा। तो अब यहाँ पर कौन बड़ा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक, अब कौन बड़ा हो रहा है, फिर cos x जो है वो sin x से बड़ा हो रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा इतना सब कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन हमने इसको इजीली एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में भी हमको इसी तरह ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में कि नहीं? जिसका ग्राफ ऊपर होगा वो बड़ा, जिसका ग्राफ नीचे होगा वो छोटा। क्यों?
क्यों ऐसा हो रहा है, जिसका ग्राफ ऊपर है वो क्यों बढ़ा, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब उसके y की वैल्यू बढ़ी है, और y की वैल्यू बढ़ा है तो y कोऑर्डिनेट ही तो उसकी वैल्यू होती है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वही उसकी वैल्यू। कभी भी कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लें। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि π/4 के बाद क्यों बढ़ा है, तो मैंने π/4 के बाद एक कोई पॉइंट x2 ले लिया, तो x2 पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू ये दे रहा है, जबकि इसी x2 पे y की वैल्यू यहाँ मिल रही है, तो पक्की बात है कि वो बड़ा वाला होगा, वो y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे रहा है तो वो बड़ा हो गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रही है बात, बताएं सभी को। चलिए तो फिर अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप इसको बताएं और आंसर बताएं इसका। x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के मिड में अभी भी है, और 10x ग्रेटर देन कॉट एक्स है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, सॉल्व करना है, सॉल्व 10x ग्रेटर देन कॉट एक्स। सॉल्व का मतलब ही x की वैल्यू बतानी है, और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के मिड में। सोच समझ के आपको ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है, फिर आंसर देना है सोच समझ के। पहले 10x और cot x का ग्राफ, एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे 0 से 2 पाई तक, फिर क्लियरली देखेंगे किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और किसका नीचे जा रहा है। पूरा आंसर जो हमारा क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर देना है 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में यूनियन लगा लगा के आंसर, जब बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम यूनियन लगा लगा के लिखते हैं ना, तो वही यूनियन के साथ एक बार में सही वाला आंसर चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, मतलब क्लियरली ये बात है कि कुछ छूटे ना कि अरे ये तो छूट गया था। और ये तभी कर पाएंगे जब इसका आइडिया हमको अच्छे से हो गया है तो अगर अभी भी इसमें कहीं पर किसी के दिमाग में कुछ भी पॉइंट आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सबसे बेसिक्स है अभी यहाँ पर। अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर और बड़े बड़े ग्राफ हमको मिलेंगे। आ रहा है क्लियरली समझ में, नहीं तो ड्रॉ करूँ मैं। π/4 टू 3π/4 225, मतलब हो गया कितना, 3 नहीं 5π/4 से कितना बोला, 315। चलो 315 डिग्री लिख लेते हैं, क्यों, अभी चेक कर लेते हैं आंसर जरा।
क्या ये सही है? और किसी का कोई आंसर? चलिए देखते हैं, जिन लोगों ने किया है वो अपना मैच भी करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे आइडिया तो ये है कि -π/2 से π/2 तक 10x का ऐसे ही रहता है, तो हमने यहाँ पर π/2 ले लिया पॉइंट और यहाँ पर ले लिया पाई, और हमें 2 पाई तक जाना है। ये पाई हो गया, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2 पाई। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं तो और क्लियरली दिखाई देगा हमको, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। चलो ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये 0 ले लिया, यहाँ पर ले लिया पाई और यहाँ पर ले लिया 2 पाई, और यहाँ पर हो गया π/2 और यहाँ पर हो गया 3π/2। चलो चेक करते हैं। पाई पे पहली बात तो एक बात तो क्लियर है कि 10x में कहाँ पर होता है, 10x में अगर हम ध्यान दें तो 10x में जो है वो डॉटेड लाइन π/2 पे होती है, तो 10x वाली हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। एक तो π/2 पे होती है और एक 3π/2 पे होती है, होती कि नहीं? अभी हमने 10x का ग्राफ देखा था और बनाया भी था। 10x का ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है, यहाँ से जाएगा ये ऐसे, और दूसरे वाले में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं नेगेटिव में, क्योंकि वहाँ रोका गया, हमको 0 से आगे ही जाना है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो इसका ग्राफ 10x का जो बनेगा वो किस टाइप से बन जाएगा, एक 3π/2 से लेके कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे ही कुछ बनेगा ना 10x का। और फिर 3π/2 पे जब आगे बढ़ोगे यहाँ पर तो 5π/2 यहाँ पर होगा, तो 5π/2 पे भी डॉटेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि हमें तो 2 पाई तक तो चाहिए ही चाहिए। तो वो यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से हमें मतलब ही नहीं है, तो वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे 10x का बन गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है 10x का समझने में? ये जो हमने रेड से बनाया 10x का, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जरा देखो cot x का। cot x का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई तक जाएगा और π/2 पे 0 दे देता है, तो वो cot x ऐसे बन गया ये। और यहाँ पर cot में भी डॉटेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि cot में भी तो डॉटेड लाइन बनेगी, एक तो पाई पे बनती है और एक 2 पाई पे बनेगी डॉटेड लाइन, इस तरीके से बनेगी cot में। तो ये हमने cot की बना दी 0 से लेके पाई तक ऐसे, और एक पाई से 2 पाई तक जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा cot x का ये। बोलो इन दोनों ग्राफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में, कि ग्राफ में कोई दिक्कत आई हो? ऐसा कुछ है कि समझ में आ गया ग्राफ? अब चलिए बात करते हैं कि जहां पर इसने कट किया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा, कौन सा पॉइंट रहा होगा जहां पर इसने कट किया होगा, जहां पर ये दोनों इक्वल रहे होंगे। तो हमने क्या बोला था कि दोनों को इक्वेट करा देते हैं, तो 10x और cot x इक्वल कब होंगे, कहाँ कहाँ पर 10x, एक तो π/4 पे होगा, 10 और cot कहाँ कहाँ पर सेम होते हैं, एक फर्स्ट में एक थर्ड में, तो एक यहाँ पर π/4 होगा और एक यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस π/4। तो ये, और एक यहाँ पर भी तो कट होगा, पाई माइनस यहाँ पर भी तो होगा ना, कहाँ कहाँ पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, एक π/4, फिर एक 3π/4, फिर एक 5π/4 और एक यहाँ पर कट करेगा 7π/4। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गए कहाँ कहाँ पर होंगे, क्यों होंगे, ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि 10x और cot x आप इक्वल करके देख लीजिए ना, 10² x इक्वल टू 10x इक्वल टू cot x का मतलब 1/10x, तो 10² x की वैल्यू 1 आ गई, तो 10² x 1 आ गया, तो 10x की वैल्यू +1 -1 दोनों आ गई। ढूंढ लो 10x +1 और -1 कहाँ दे रहा है। 10x +1 देगा फर्स्ट और थर्ड में, और -1 देगा सेकेंड और फोर्थ में। तो ये देखो वही हो गया, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में फिर पॉजिटिव, फोर्थ में फिर नेगेटिव। पता है ना ये सबको एंगल की, फिर से बताना पड़ेगा। थीटा होता है यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा। पाई के टर्म में अगर हमने लिखना है तो थीटा π/4 रख दो, यहाँ रखोगे तो यहाँ π/4, यहाँ रखोगे तो पाई माइनस π/4 3π/4, यहाँ पाई प्लस π/4 5π/4, यहाँ रखोगे तो 7π/4। अब जरा देखो कहाँ कहाँ पर, अब जरा देखो 0 से लेके
π/4 के बीच में बात करो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? 0 से π/4 में जरा देखते जाओ, कौन बड़ा कौन छोटा? कॉट बड़ा हुआ ना, तो हमें तो 10 बड़ा देखना है ना। तो क्या 0 से π/4 में हम आंसर दे सकते हैं? भाई क्लियरली दिख रहा है कि 0 से π/4 में कॉट बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इन्फिनिटी देता है 0 पे, और ये 10 0 0 देता है, तो ये तो कलर होगा नहीं, शेडेड होगा नहीं। फिर जरा आगे बढ़ते हैं, π/4 से π/2 में देखो, π/4 से π/2 में 10x ये इधर जा रहा है और cot x जो है वो नीचे आ रहा है, ये यहाँ पर π/4 से π/2 में ये नीचे जा रहा है, तो कौन सा पार्ट शेडेड होगा, 10 वाला कि cot वाला? हमें देना है कि 10x ग्रेटर देन cot x, कहाँ कहाँ पर 10 cot से बड़ा है, तो यही वाला पोर्शन होगा ना, क्योंकि ये 10 का है और ये नीचे वाला जो जा रहा है π/4 से ग्रीन में वो cot का है, तो फिर ये तो नीचे जा रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। फिर अब π/2 पे हम पहुंचे, π/2 पे जरा देखो, π/2 से लेकर 3π/4 में किसको शेडेड करूं मैं, कौन से पार्ट को शेडेड किया जाए? π/2 से लेकर यहां से π/2 से 3π/4 में 10 बड़ा है कि कॉट बड़ा है? कॉट जो है वो ऊपर दिख रहा है, 10 जो है वो नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉट बड़ा हो गया। मुझे तो 10 कॉट से बड़ा चाहिए, तो फिर हमने ये वाला पार्ट देखा, इधर से 3π/4 से पाई में देखो, तो क्या इसमें हम ये वाला पोर्शन शेडेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और आगे बढ़ते हैं, फिर उल्टा हो जाएगा, पाई से 5π/4 में ग्रीन वाला बड़ा आ रहा है और ये नीचे छोटा आ रहा है कॉट वाला। उसी के नीचे का देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा और देखो हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं 0 से π/4 के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं 0 से π/4 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम 0 से π/4 में देख रहे हैं, दो ग्राफ हमको दिख रहा है। अब तो क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि 0 से π/4 के बीच में दो ये ग्राफ कौन कौन से दिख रहे हैं। एक हमको दिख रहा है ये कॉट वाला, और एक हमको दिख रहा है ये 10 वाला। कौन ऊपर है कौन नीचे, ये तो कोई भी देख के बता देगा कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें तो कॉट बड़ा हो गया 10x से ना। क्लियर हो रही बात, ये कॉट जो है वो 10x से बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब इन दोनों की बात करोगे, इसकी और इसकी बात करोगे, ये वाले पोर्शन की और ये π/4 से π/2 में, तो कौन सा पोर्शन बड़ा होगा, कौन सा ग्राफ? तो 10x वाला ऊपर जा रहा तो 10 बड़ा हो गया, तो इसलिए हमने 10 वाले को जो है वो शेडेड कर दिया। इसी तरह जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा इन दोनों में देख लो, ये कॉट का है, ये यहाँ से यहाँ तक कॉट का है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 का है, तो कौन बड़ा है? जो ऊपर जा रहा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे भी कॉट बड़ा हो गया। जबकि जब π/4 से 3π/4 से इन दोनों में गए तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ये जबकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब हमें ये वाला पोर्शन शेडेड करना पड़ेगा। फिर और आगे बढ़े, फिर इन दोनों में आ गए, इस वाले में देखो, अगर मैं फिर से इसको शेडेड कर दूं भाई यहाँ पर, तो π/4 पाई से लेके 5π/4 के बीच में कौन आ रहा है, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है किसका नीचे जा रहा है, किसकी y की वैल्यू बड़ी आ रही है? देख लो ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कौन बड़ा है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। तो पाई से 5π/4 बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो कॉट 10 से बड़ा हो गया, कॉट जो है वो 10 से बड़ा हो गया। यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों में देख लो 5π/4 से, तो यहाँ पर ये 10 वाला देखो बड़ा जा रहा है, ये 10 का ही तो ग्राफ है ना 10x का, तो फिर इसको भी शेडेड कर दिया, ये वाला पोर्शन शेडेड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पोर्शन शेडेड हो गया, बस आंसर आ गया हमारा। तो क्या जो आंसर बताया गया था वो करेक्ट है? तो फिर इसीलिए तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, पूरा ग्राफ प्लॉट करके फिर हमें देखना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा, जहाँ पर 10 जो है वो cot x से बड़ा है, उसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर π/2 तक यूनियन, देखो यहाँ पर π/4 से π/2 तक यूनियन, 3π/4 से लेकर पाई तक यूनियन, 5π/4 से लेकर 3π/2 तक यूनियन, 7π/4 से लेकर 2π तक। जब बहुत सारे आंसर आते हैं तो हम उनमें यूनियन लगा के लिखते चले जाते हैं। क्लियर? बताइए, अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें कि क्लियर हो रही है बात? आपकी ड्यूटी यही है कि एक बार आप फिर से ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो ग्राफ कराए गए हैं, इनको फिर से एक बार अच्छे से अपने हाथ से फिर से बनाना है रफ में, और फिर ये जितने दो क्वेश्चन हमारे हुए इनको फिर से अपने तरीके से फिर प्लॉट करके देखना है,
तो आइडिया आपको होगा। पहले तो आपको ये आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, cot x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें हमको आइडिया होना चाहिए। अभी भी इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट आ रहा है? क्लियर हो रही बात कि इस तरीके से जब हम ग्राफ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही, कौन सी छोटी हो रही। एक क्वेश्चन अच्छा और करना है कि साइन 1 और साइन 2 इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। यह ऐसे दिया हुआ है साइन 1 और यहाँ पर दिया हुआ है साइन 1 डिग्री, और ये मतलब रेडियन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा कौन सा ट्रू है, ये विच वन इज ट्रू। ए ऑप्शन में ऐसे दिया है, बी ऑप्शन में रिवर्स कर दिया है, सी ऑप्शन में कह रहा है साइन 1 रेडियन इक्वल टू साइन 1 डिग्री, और डी में नन। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है कि ये करेक्ट होगा, क्योंकि 1 रेडियन का मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है वो, हाँ, 57 डिग्री अप्रॉक्स होता है ये। तो साइन और साइन 1 डिग्री है। कई बार ये 1 के ऊपर नहीं लिखा होगा, ऐसे भी लिखा होगा, साइन 1 लिखा होगा, तो साइन 1 का मतलब ही है साइन 1 रेडियन। हो सकता है कई बार वो सी नहीं बना के देंगे, वो कह देंगे साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लिखा है तो मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है, तो साइन 1। क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम साइन की टेबल देखें तो साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 60 डिग्री अप्रॉक्स बड़ा होगा। तो साइन तो इंक्रीजिंग होता है, 0 से बढ़ता चला जाता है, 60 में तो और √3/2 हो जाएगा, और जबकि 1 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल होगा। तो ये बात समझ में आती है कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में किसकी वैल्यू बड़ी होगी। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसको करें। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ कॉस के लिए भी कर सकते हैं, कॉस के लिए भी पूछे गए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कभी, लेकिन अब तो बहुत इजी हो गए, इनका कुछ खास नहीं है। इसमें बताना है किसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट है, 10 1 की वैल्यू, कि 10 4 की वैल्यू, कि 10 7 की वैल्यू, और डी में कह रहा है 10 10 की वैल्यू। और डिग्री कहीं नहीं लगा है, मतलब ये रेडियन में है। और इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। इनमें सबसे छोटा कौन है ये बताना है। ए में है साइन 3, बी में है साइन 2, सी में है साइन 1, और डी में है साइन 7। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, आज इतना ही करते हैं।